हेलो स्टूडेंट्स। मैं आप सबका बियॉन्ड एनी इक्वेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए, अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं जस्ट बिकॉज हमें पता है कि जेई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट आने वाला है। तो बच्चों में थोड़ा सा खौफ का माहौल भी है। तो उसी को कम करने के लिए हम यहाँ पर जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं। इसमें आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज है वो सारे के सारे डिस्कशन करवाए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस पर सारे के सारे जो भी है अच्छे अच्छे कंटेंट मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो मिल सके। यहाँ पर आपको इस चैनल पे जो है जेई से रिलेटेड सारा कंटेंट मिलने वाला है मैथमेटिक्स का। और यहीं पर आपको एनटीएससी, आईआईएम वगैरह जो ओलंपियाड से मैथमेटिक्स से रिलेटेड उनके भी यहाँ पर आपको जो है लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और सब लेक्चर्स जो हैं आपको उनके हैंड रिटन नोट में मिलेंगे। आज तो पीवाईक्यू का सेशन है, तो हम इसको यहीं पर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है भाई? यहाँ आपको ऐसा बोला हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी। देखो, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाकर करें, वैसे तो मतलब आसानी से हो जाएगा। ये क्या दे रखा है? द सम ऑफ थ्री फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज एस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जीपी की जो तीन टर्म्स होती है ना, उनको हम अज्यूम कैसे करते हैं। क्योंकि अगर आपको वो पता है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। नहीं पता है तो आप इसको बैठ के देखते रहना, फिर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या दे रखा है? द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज देयर। तो आपको फाइंड आउट करना है। और ऐसा बोला हुआ है, देयर प्रोडक्ट इज 27। 27 है, तो आपको बताना है देन ऑल सच एस लाई इन। तो देखो, सीधी सी बात है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे करने होंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है जीपी की तीन टर्म्स है। तो देखिए, हम तीन टर्म्स कौन कौन सी ले सकते हैं अगर हम इनको इजीली सॉल्व करना चाहें। तो मैं ऐसा बोल दूं कि लेट्स सपोज हम पहली टर्म ले लेते हैं ए बाई आर, दूसरी ले लेते हैं ए, और तीसरी ले लेते हैं ए आर। भाई क्योंकि यहाँ देखो, आर से मल्टीप्लाई करोगे तो चलेगा, यानी कि कॉमन रेशियो आर चल रहा है इसका। तो ये जीपी की तीन टर्म्स हो गई। अब यहाँ पर हमें ऐसा बोला हुआ है कि इनका प्रोडक्ट 27 है। प्रोडक्ट निकाल लो, ए अपॉन आर इंटू ए आर। ये आपको कितना दे रखा है? 27। तो आप यहां से निकालेंगे तो ए क्यूब कितना आ जाएगा? 27। यानी बेसिकली जो ए की वैल्यू है कितनी आ गई है? 3। अब आपसे पूछा है कि भाई ये यहाँ पर है, एस जो है वो कहाँ लाई करेगा, यानी कि आपको एक तो इसका सम दे रखा है ना तीन टर्म्स का, तो सम क्या बनाएंगे? ए बाई आर प्लस ए आर। अब सबसे अच्छी बात यह है कि आपने यहाँ पर ए तो कैलकुलेट कर ही लिया है। अब ए कैलकुलेट कर लिया तो काम आसान हो गया। कैसे? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखो, ए बाई आर प्लस ए, दिस इज इक्वल टू एस। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से अगर मैं ए कॉमन ले लूं तो वन बाय आर प्लस आर बनेगा और प्लस ए बनेगा इक्वल टू एस। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको इस वाले इंटरवल में कैसे लेकर गए, क्योंकि ऐसा तो कुछ बन ही नहीं रहा। लेकिन आपको ध्यान से थोड़ा सा सोचना चाहिए। पहले आप ए को रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा वन बाई आर प्लस आर और यहाँ बनेगा प्लस थ्री, दिस इज इक्वल टू एस। अब देखिए, आपको पता हो तो एएम और जीएम के बारे में आप समझते होंगे, यानी कि अगर दो रियल नंबर्स आपको दे रखे हैं तो उनके एएम और जीएम में एक रिलेशन होता है। जब भी वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है ना। ये किस केस में होता है? जब नंबर्स पॉजिटिव हो। लेकिन जब नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो एएम इज लेस देन जीएम होता है। ये दोनों चीजें आपको यूज करनी पड़ेगी। हालांकि आंसर तो हम पहले वाले केस से लगा देंगे, इससे आंसर लगा देंगे, है ना, हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दूसरे वाले केस का कहाँ यूज आएगा वो भी मैं आपको बता दूं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। एम ग्रेटर देन जीएम लगाते हैं। ऐसा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ देखो आर प्लस वन बाय आर दे रखा है। अब हमें इसको जो है इस तरीके के इंटरवल में लेकर के आना पड़ेगा, तो इसका तो हमें यूज करना पड़ेगा। मुझे आप बताओ, दो रियल नंबर है आर और वन बाय आर, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं आप निकालो आर प्लस वन बाय आर की वैल्यू कहां से मतलब हो सकती है, तो आपको पता है इनका एम जो होगा वो इनकी जीएम से क्या होगा? बड़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, या उसके इक्वल होगा। इक्वालिटी का होल्ड करती है जब नंबर इक्वल हो जाते हैं। तो यहां से आर प्लस वन बाय आर डिवाइड बाय टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो जाएगा, है ना। यानी कि आर प्लस वन बाय आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? दिस शुड बी ग्रेटर देन टू। यानी कि एक चीज तो आपके पास निकल करके आ चुकी है ना। अगर आप इसको यहां प्लेस करोगे, यानी कि एस की जगह एस में लेकर के आएंगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे? देखो, वन बाय आर प्लस थ्री। यानी इसकी जो वैल्यू है वो टू से बड़ी होनी चाहिए। यानी मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये टू से इंफिनिटी टाइम्स तक हो जाना चाहिए। और आपको इसको थ्री से मल्टीप्लाई भी करना है और प्लस थ्री भी। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, सिक्स से इंफिनिटी तो ये जा ही रहा है, और इसमें आपको प्लस थ्री भी करना है, तो आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा? नाइन
प्लस 6 करोगे, 6 + 3 करोगे तो 9 आएगा, और इन्फिनिटी में ऐड करोगे तो इन्फिनिटी रहेगा। यानी एस की एक वैल्यू तो क्या होनी चाहिए, 9 से इन्फिनिटी होना चाहिए। चलो एक बार ऑप्शन चेक करते हैं कि ऑप्शन में 9 टू इन्फिनिटी कहीं दे रखा है। देखो 9 टू इन्फिनिटी आपको एक ही ऑप्शन में दिखेगा, वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आंसर तो मार्क हो गया, यही आंसर आएगा। लेकिन अब हमें ये देखना है कि माइनस इन्फिनिटी से -3 का आएगा, तो यहां पर आपको इसका यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करोगे, है ना, मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूं। जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है 1/r+r, ये किससे लेस देन हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा इनके जीएम से, अगर हम नेगेटिव नंबर्स की बात करें, है ना। ये किस केस में करेंगे, नेगेटिव नंबर से केस। तो यहां से r+1/r इज लेस देन वोट, यहां से आप देखो, अगर आप दो नेगेटिव नंबर्स का जीएम निकालोगे तो वो क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। यानी आप क्या कह दोगे, दिस शुड बी लेस देन -2 होना चाहिए, क्योंकि 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो यहां पर अब आप -2 रखोगे तो देखो -6 + 3 कितना बनेगा, -3, और ये माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा। यानी अगर आप आंसर लगाओगे तो माइनस इंफिनिटी से -3 भी आ जाएगा। दोनों को कंबाइन कर दोगे तो माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन 9 से इंफिनिटी। लेकिन आप चाहो आपको आंसर लगाना है तो आप पहले केस से भी लगा सकते हो, जो कि 9 से इंफिनिटी आ रहा है। ठीक है, तो ये पहला केस हुआ। यानी कि ये देखो क्वेश्चन कितना आसान सा था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना भाई, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपने एक तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ी होगी, और एक आपने पढ़ा होगा बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम का हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या डिफरेंस होता है कि बेस थ्योरम में हमें एंड का रिजल्ट पता होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में नहीं पता होता है। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, मतलब कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, बॉक्स 1 कंटेन्स 30 कार्ड्स। यानी कि आप सबसे पहले तो एक बॉक्स बना लो भाई, ये है आपके पास बॉक्स नंबर 1। फिर आपके पास है बॉक्स नंबर 2, है कि नहीं है भाई, ये बॉक्स नंबर 1 है, बॉक्स नंबर 2। बॉक्स नंबर 1 में कितने कार्ड्स है भाई, 30 कार्ड्स है। बॉक्स नंबर 2 में कितने कार्ड्स है भाई, 20 कार्ड है। अब ये कह रहा है कि 20 जो कार्ड्स है 1 से लेकर 30 है। अब मुझे यह बताओ, टोटल जो इसने दे रखा है, देखो 1 से लेकर 30 तो यहाँ है, और 31 से लेकर के 50 है। अब ये कह रहा है कि आपने कार्ड को निकाला, तो अब बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम इट, द नंबर ऑन द कार्ड इज फाउंड टू बी अ नॉन प्राइम नंबर, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड वाज ड्रॉन फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम बॉक्स नंबर 1। तो मुझे एक बात बताओ, आप दोनों में से कोई सा भी बॉक्स ले लो, दोनों में से किसी भी चीज को निकालेंगे तो बॉक्स को चुनोगे ना, तो बॉक्स को चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बॉक्स को चुनने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2, कि सर हम या तो बॉक्स नंबर 1 ले लें या बॉक्स नंबर 2 ले लें। तो बॉक्स नंबर 1 को लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। तो एक काम करते हैं, अपन इसकी प्रोबेबिलिटी लेते हैं। तो बॉक्स नंबर 1 के लिए ऐसा लिख दो कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, और बॉक्स नंबर 2 के लिए प्रोबेबिलिटी 1/2। अब उसने ऐसा बोला है कि जो भी आप नंबर्स लोगे वो नॉन प्राइम नंबर्स होने चाहिए, तो हम उसका यूज ले लेते हैं। तो बॉक्स 1 में से अगर मैं नॉन प्राइम नंबर्स ले रहा हूं, है ना, और ये है बॉक्स नंबर 2 जहां से मैं नॉन प्राइम नंबर ले, तो मुझे बताओ 1 से लेकर 50 में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, है ना। तो 1 से लेकर 30 में कितने होंगे भाई, 1 से लेकर अगर आप 30 तक काउंट करोगे तो कितने प्राइम नंबर्स होंगे, देखो इसमें काउंट कर लेते हैं। देखो 2 भी होता है, 3 भी होता है, 5 होता है, 7 होता है, फिर क्या आएगा, 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा, फिर 23 आ जाएगा, 24, 25, 26, 27, 28, फिर यहाँ पर एक नंबर और आ जाएगा जिसको हम 29 बोल देंगे। यानी कितने प्राइम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 तो कितने आ गए प्राइम। अगर 10 प्राइम है तो नॉन प्राइम नंबर्स कितने जाएंगे भाई, नॉन प्राइम नंबर्स 20 आ जाएंगे। अब 1 से लेकर 50 में टोटल 25 प्राइम होता है, सॉरी कितने, 15 प्राइम होते हैं। तो 1 से लेकर 50 में अगर 15 प्राइम होते हैं तो यहाँ देखो 10 प्राइम तो यही आ चुके हैं। तो टोटल जो बचे हुए 5 प्राइम नंबर्स होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, यानी कि जो नॉन प्राइम नंबर्स होंगे वो इसमें 15 हो जाएंगे, है ना। तो कुछ ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधा सा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम नंबर फ्रॉम बॉक्स नंबर 1, तो बॉक्स 1 को लेने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 थी ना। अब इसमें से हमें नॉन प्राइम निकालना है, तो अगर हमारे पास 20 नॉन प्राइम है तो उनको लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 20, और टोटल काट के 30। सिमिलरली इधर से नॉन प्राइम लेंगे तो 1/2, और यहां से नॉन प्राइम निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, 15/20। बात समझ में आ गई क्या भाई। अब बेस थ्योरम में हमें एंड रिजल्ट पहले से पता है तो उसका यूज लेंगे। अब हमें ये देखना है कि ये जो नॉन प्राइम नंबर है ये बॉक्स नंबर 1 में से है, तो बॉक्स नंबर 1 में से नॉन प्राइम निकाला है हमने, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी सीधी सी हो जाएगी कि भाई बॉक्स नंबर 1 में से हमने निकाला तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यही हमारा फेवरेबल आउटकम है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसके इक्वल हो जाएंगे। 2 * 2 = 4 * 2 = 6 * 2 = 12 * 2 = 24 * 2 = 26 * 2 = 27 * 2 = 28 * 2 = 29 * 2 = 30 * 2 = 31 * 2 = 32 * 2 = 33 * 2 = 34 * 2 = 35 * 2 = 36 * 2 = 37 * 2 = 38 * 2 = 39 * 2 = 40 * 2 = 41 * 2 = 42 * 2 = 43 * 2 = 44 * 2 = 45 * 2 = 46 * 2 = 47 * 2 = 48 * 2 = 49 * 2 = 50 * 2 = 51 * 2 = 52 * 2 = 53 * 2 =
तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। 15/20 को अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो देखो ये 5 3 15, 5 4 20 होता है, यानी कि 3/4 बनेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखो ऊपर 1/3 आ रहा है, नीचे कितना बनेगा भाई, नीचे इधर बन रहा है 1/3 प्लस कितना बन रहा है ये 3/8। इसको और सॉल्व करते हैं, सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ बनेगा 1/3, यहाँ अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, यहाँ तो आएगा 24, है ना। तो ये कितना बन रहा है, 3 8 24, तो ये 9 बन जाएगा और 24 ऊपर चला जाएगा। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा ना, कितना बनेगा ये 24/3 इंटू 17, तो ये बन जाएगा 8/17। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई, बॉक्स 1 में से निकाला है तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 8/17। तो बेस थ्योरम पे क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मतलब मेरे हिसाब से मुझे लग नहीं रहा है कि ज्यादा टफ क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि आपको और भी कंटेंट यहाँ पर मिल सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, एरिया ऑफ द रीजन आउटसाइड एंड इनसाइड द इलिप्स। अब देखो ये आपके पास जो है बेसिकली एरिया अंडर द कर्व वाला क्वेश्चन आ गया। अब ये कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो आपको एक इलिप्स दे रखा है, तो सबसे पहले तो आप एक इलिप्स बना दो, है ना। और इलिप्स का एरिया सबको पता ही होगा, है ना, इलिप्स का एरिया आप कैलकुलेट करके रखते होंगे, है ना, आपको बताया भी जाता होगा कि भाई इसको याद रखें। तो सबसे पहली बात तो ये देखो ये एक वर्टिकल इलिप्स है ना, क्योंकि यहाँ पर जो ए है वो लेस देन बी है, तो वर्टिकल इलिप्स बनेगा, यानी कि ये इस तरीके का बनेगा, है ना। चलो इसको थोड़ा सा और सही कर देते हैं। ये एक वर्टिकल इलिप्स बन गया आपके पास, ये देखो ये इस तरीके का कुछ इलिप्स बन रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये अगर आप पॉइंट देखोगे तो ये पॉइंट कितना होगा भाई, इस पॉइंट को निकालने के लिए आप y को 0 रख दोगे तो ये कितना बन जाएगा 2,0। ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, ये पॉइंट बनेगा -2,0, है ना। अब ये वाला पॉइंट निकालेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 0,3। ये वाला पॉइंट निकालेंगे तो ये बनेगा 0, -3। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट निकाल दिया, वर्टिकल इलिप्स बना दिया। अब सीधी सी बात है, आपके पास इक्वेशन दे रखी है ना, क्या दे रखी है, मॉड ऑफ x/2 प्लस मॉड ऑफ y/3 इक्वल्स टू 1। अब एक बात ध्यान से सुनिए, जब भी मॉड लग जाए ना तो केस को ओपन करें। कैसे ओपन करेंगे भैया, आप सबसे पहले केस नंबर 1 लेंगे जब x और y दोनों पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो दिस इज इक्वल्स टू 1। क्या इक्वेशन ऐसे बन सकती है। अब यहाँ पर देखो अगर आप y को 0 रखोगे तो x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा ना, यानी कि ये यहां से पास हो रही होगी। और जब आप x को 0 रखोगे तो y3 आ जाएगा, यानी कि यहां आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक बार इसका। अब यहाँ देखना आप, अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो क्या ये इस तरीके से एक लाइन बन रही होगी क्या, जो ऐसे पास हो रही होगी, है ना। तो उसने आपसे क्या बोला है, आपको निकालना है एरिया ऑफ द रीजन आउटसाइड दिस लाइन। तो इस लाइन के आउटसाइड तो ये वाला रीजन आपको दिख रहा है ना, और ये इलिप्स के अंदर भी है। अब एक केस लेते हैं, जब आप x को क्या बनाएंगे, नेगेटिव y को पॉजिटिव, ये -x/2 प्लस y/3 इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। अब इस केस में जब आप y को 0 रखेंगे तो x यहां से, मतलब कि ये इस तरह की लाइन होगी जो ऐसे पास करेगी, यहां से पास करेगी। ठीक है, ऐसे ही एक केस नंबर 3 आएगा, तो वो क्या बनेगा, -x/2 माइनस y/3 इक्वल्स टू 1। तो ये वाली लाइन इस तरीके से पास कर रही होगी, क्योंकि ये इंटरसेप्ट कहां कर रही है, -2 -3 पे। केस नंबर 4 जो बनेगा वो कैसा बनेगा, जहां पर x पॉजिटिव हो जाएगा y नेगेटिव हो जाएगा इक्वल्स टू 1। तो मतलब ये लाइन इस तरीके से पास होगी। तो आप ध्यान से देखिए, सब जगह ये जो एरिया होगा ये तो सेम ही होगा ना, यानी अगर मैं एक पार्ट का एरिया निकाल के इंटू 4 कर दूं तो सारे एरिया आ जाएंगे। अब आपको पता है इलिप्स का एरिया क्या होता है, देखो मुझे ये बताओ, अगर आप इलिप्स के एरिया की बात करेंगे, है ना, तो आपको बताया भी होगा इलिप्स का जो एरिया होता है, दैट एरिया इज बेसिकली इक्वल्स टू पाई AB। यही होता है क्या एरिया ऑफ इलिप्स। ठीक है, अब आपको इसका 1/4 पार्ट लेना है ना, इसका 1/4 पार्ट ले लो। तो आप, या फिर आप चाहो तो देखो पूरे में से वही पूरा एरिया लिख लो और उसमें से इन चारों ट्राइंगल्स का एरिया माइनस कर दोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। मतलब अलग अलग थॉट प्रोसेस है, आप जैसे लगाना चाहो वैसे करो। तो मैं एक पार्ट का निकाल करके बता देता हूँ। तो इसका जो 1 पार्ट ऑफ इलिप्स है ना, उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया हो जाएगा आपके पास πAB/4। आप चाहो तो पूरे में, पूरे इलिप्स के एरिया में से चारों ट्राइंगल का एरिया भी माइनस कर सकते हो, वैसा आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, देखो मैं आपको इसको चेंज करके बताता हूँ कलर, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला ट्राइंगल, इसका एरिया अगर आप निकालोगे तो इसका एरिया कितना आएगा भाई, इसका एरिया आएगा हाफ बेस इंटू हाइट, यानी ये बनेगा 1/2 2 इंटू 3। तो ये कितना बनेगा भाई, है ना, 1/2 2 इंटू 3 करोगे तो ये एरिया आपके पास कितना बन रहा है,
ये आपके पास बन जाएगा 6/2 यानी कि 3 बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको अपन 6/2 ही लिख देते हैं अभी, तो है ना। अब अगर मैं इस वन पार्ट में से उसको निकाल दूं, तो यहां से देखो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कितना आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, पाई ए बी बाय 4 माइनस 6/2। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा भाई। अच्छा, अपन को टोटल निकालना है तो टोटल निकाल लेते हैं। तो जो टोटल एरिया आएगा वो 4 शेडेड पार्ट है आपके पास, देखो डायग्राम को ध्यान से। ये तो मैंने एक वाला निकाला है शेडेड, अब 4 शेडेड पार्ट है ना। तो एरिया ऑफ टोटल शेडेड पार्ट वो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ पाई ए बी बाय 4 माइनस 6/2। आप इसको सॉल्व करें, देखो कितना आ रहा है यहाँ से, 4 एलसीएम ले लें, ये 4 बन जाएगा, ये पाई ए बी माइनस का कितना बनेगा भाई, 6 बन जाएगा। ये इससे कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ए और बी की वैल्यू आप प्लेस कर दो। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास है ना, एक मिनट को यहाँ से, अच्छा ये 12 बनेगा, है ना, इसको 12 बना दो। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू रख दो, तो पाई इंटू 2 इंटू 3 और माइनस का 12, यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई माइनस 2। तो 6 इंटू पाई माइनस 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देख लो ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, सीक्वेंस और सीरीज पे ये क्वेश्चन बनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा था क्वेश्चन है। कैसे बन रहा है ध्यान से देखो। इफ mod of x is less than 1, mod of y is less than 1 and x is not equals to y, then the sum to infinity of the following series is, मतलब कि आपको एक सीरीज दे रखी है और इंफिनिटी तक की सीरीज का सम निकालना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, देखो क्या बनेगा। यहां लिखा हुआ है x प्लस वाई, प्लस क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्लस क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस, और ये इन्फिनिटी तक ऐसे जा रहा है। अब देखो सिंपल सा थॉट प्रोसेस लगाते हैं हम, एक काम करते हैं, इसको x माइनस वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, है ना। ऐसा करने से क्या होगा, कुछ तो ही जाएगा भाई, है ना। अगर x माइनस वाई से सब जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये ऐसे चलेगा ना, ठीक है, ये आपको ऐसे दिख रहा होगा, क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता रहेगा। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स माइनस वन। अब आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाले को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4। अब आप सोच रहे होंगे सर कि आपने पहचाना कैसे, ये आया कैसे। तो आपको इसके लिए एक एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, क्या एक्स टू दी पावर एन माइनस वाई टू दी पावर एन कितना होता है, एक्स माइनस वाई, है ना। फिर ये क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, है ना, प्लस एक्स टू दी पावर एन माइनस टू इंटू वाई की पावर वन, और ये ऐसे चलता रहता है, और ये वाई की पावर एन माइनस वन तक चला जाता है। तो आप मैच कर लो, इससे कर लो, देखो सेकंड वाले से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो यहाँ एक्स माइनस वाई आ गया। अब पावर 2 में से 1 कम होनी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 माइनस 1 और वाई की पावर 1, तो एक्स वाई बन जाएगा, और ये y की पावर 3 माइनस। तो ये चल रहा है ना, इस तरीके से अपन ने एक्सप्रेशन दिया। अब देखो ये जो सीरीज है ये इंफिनिटी तक जा रही है, यानी मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू दी पावर 4, और ये ऐसे चलता जाएगा, है ना। सिमिलरली आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये वाई स्क्वायर वाई क्यूब, है ना, वाई टू दी पावर 4 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता जाएगा। अच्छा, और अपॉन जो भी जो लिखा हुआ है मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो क्या लिखा हुआ है, दैट इज एक्स माइनस वाई। अब देखिए आपके पास, अब यहाँ मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 ले रखा है ना, तो जीपी के सम ऑफ इंफिनिटी का फॉर्मूला लगा दो। जीपी के सम ऑफ इंफिनिटी क्या होती है, ए अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पर मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 है, सबसे अच्छी बात है, तो आर की वैल्यू 1 से कम भी है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स ही तो चल रहा है मल्टीप्लाई में, तो इसका कॉमन रेशियो एक्स है, इसका कॉमन रेशियो वाई है। और यहाँ देखो कॉमन रेशियो आपको कितना दे रखा है, मोड ऑफ एक्स लेस देन मोड ऑफ वाई माइनस 1, तो कॉमन रेशियो में यही तो होता है, 1 माइनस आर आता है। तो वहां बोलते हैं हम कि जो आर है, मोड ऑफ आर है, शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए, तो यहाँ है भी सही, तो हमारा काम बन जाएगा। तो मतलब अगर हम सम ऑफ जीटी लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स बनेगा, है ना। यहां लगाएंगे तो यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स माइनस आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो ये देखो ये एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई को हम ऐसे लिख देते हैं,
माइनस वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर से लिख देते हैं, अपॉन में एक्स माइनस वाई को हम लिख देते हैं वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस वाई लिख देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं आगे फर्दर, कितना बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन का आंसर आने वाला है ना, बहुत ज्यादा दमखम इस क्वेश्चन में बचा नहीं। तो यहाँ वन माइनस वाई बचेगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख देता हूँ। अब आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन दिमाग में भी कर सकते हैं, है ना। प्लस इसको हम क्या लिख देते हैं, वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, है ना। तो और अपॉन में क्या है, एक्स माइनस वाई है, वन माइनस एक्स है, वन माइनस वाई है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बनेगा, तो x माइनस वाई को मैंने बाहर निकाल लिया, इसको आप ऐसे लिख दो, चलो पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। प्लस एक्स वाई ले लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा भाई, यहाँ से आपके पास बचेगा y माइनस एक्स, है ना। ये कितना बचेगा y माइनस एक्स, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा x माइनस वाई इंटू वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस वाई। आप चाहें तो इसको सॉल्व करने के लिए x माइनस वाई आप कॉमन लेंगे हम, तो अब इसको कैसे लिख देंगे, देखो x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ y माइनस एक्स है ना, इस वजह से। तो यहाँ x माइनस वाई आ जाएगा, यहाँ वन माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ वन माइनस वाई आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन वन माइनस एक्स वन माइनस एक्स वाई। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर टू मैच कर रहा है, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है। आसान आसान क्वेश्चन है, देखो बहुत ज्यादा टफ है नहीं, मेंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ होते नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन है, दिमाग लगाना था बस, क्योंकि यहाँ आप ध्यान से देखो, वन प्लस साइन टू पाई अपॉन एन प्लस आयोटा कॉस टू पाई अपॉन एन लिखा हुआ है, और अपॉन में क्या है, वन प्लस साइन टू पाई अपॉन एन माइनस आयोटा कॉस टू पाई अपॉन एन। अब इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ई की पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मतलब हमें कुछ भी ऐसे करके ऐसा कुछ फॉर्म लाना पड़ेगा, ताकि हम उसको ई की पावर आयोटा थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, तो काम आसान हो जाएगा। तो लेकिन यहां तो कॉस के साथ आयोटा लग रहा है, तो अब क्या किया जाए, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। कैसे दिमाग लगाएंगे मुझे बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये वन प्लस लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन टू पाई अपॉन एन, टू पाई अपॉन नाइन। तो क्या मैं इसको कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो टू पाई अपॉन नाइन को ऐसा लिख सकते हैं क्या, पाई बाई टू माइनस फाइव पाई बाय अपॉन एटीन। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, देखो पाई बाई टू माइनस फाइव पाई अपॉन एटीन। आप इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम लो एटीन, तो ये टू से नाइन, तो ये नाइन पाई बनेगा, माइनस फाइव पाई बनेगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना बन रहा है, फोर पाई बाई एटीन। तो क्या ये एक्चुअल में टू पाई बाई नाइन ही है क्या, तो मैंने इसको ऐसे सॉल्व करके लिख दिया। अब जब आपने ये स्टेप सोच ली तो इसको सब जगह लगा दो, है ना। उसका रीजन भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, तो यहाँ से आयोटा साइन के साथ आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस था। तो यहाँ ये पाई बाई एटीन बन जाएगा, है ना। और अपॉन में कितना बनेगा, अपॉन में आ जाएगा वन प्लस साइन, यहाँ कितना आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा पाई बाई टू माइनस फाइव पाई बाई एटीन, है ना। प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ प्लस नहीं है सॉरी, यहाँ माइनस है, इसको माइनस लगा दो, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा कॉस, कितना आ जाएगा ये, पाई बाई टू माइनस फाइव पाई बाई एटीन, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसकी पावर में 3 के लगा दो। देखो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, मतलब क्वेश्चन देखो ज्यादा लेंदी नहीं होते, अगर आप उनको अच्छे से सोचोगे तो अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन लेंदी होते हैं, वो तो करने भी पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अभी सीरीज वाला क्वेश्चन था, वो लेंदी था थोड़ा, बस सोच के ऊपर है। आप सोचोगे तो दो चार स्टेप तो दिमाग में ही खत्म कर दो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, देखो कॉस फाइव पाई बाई एटीन, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस साइन फाइव पाई बाई एटीन। क्या ये उसी तरीके की टर्म्स में रिड्यूस हो गया क्या, जैसा हमें करना था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉस फाइव पाई बाई एटीन, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा साइन फाइव पाई बाई एटीन। अभी काम खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, अभी तो काम चालू ही हुआ है, थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा। अच्छा अब आपको एक चीज पता होगी, एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, वन प्लस कॉस टू थीटा कितना होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। वन प्लस कॉस टू थीटा कितना होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा। यानी अगर मैं आपसे कह दूं कि वन प्लस
यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया cos 5 बाय 18, तो क्या ये इसके इक्वल हो जाएगा क्या? 2 cos² 5 पाई/36। देख लो, क्योंकि यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पर ये बन जाएगा। यानी मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा भाई, 1 + cos थीटा, 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos² थीटा, क्योंकि 2 cos² थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 + cos 2 थीटा। तो मैं इसको यहाँ पे इससे रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ आप ध्यान से देखो, ये बन रहा है 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? ये बन जाएगा 2 cos² 5 पाई/36। अच्छा, यहाँ देखो, इसको भी अपन कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? क्या मैं इसको लिख दूं? sin 2 थीटा कितना होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। तो क्या मैं इसको कन्वर्ट करके ऐसे लिख दूं? 2 × i sin 5 पाई/36 इंटू कॉस 5 पाई/36। फॉर्मूला लगा दिया मैंने। सिमिलरली यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? देखो, 2 cos² 5 पाई/36 माइनस 2 i sin 5 पाई/36 इंटू कॉस ऑफ 5 पाई/36 लिख सकते हैं। और इनमें क्यूब चल रहा है। अब आप ध्यान से देखो, कॉस 5 पाई/36 आप कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो, और 2 भी कॉमन ले लोगे, कैंसिल आउट कर दोगे, तो ऊपर कितना बन जाएगा? कॉस 5 पाई/36 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/36 हो सकता है। और अपॉन में कितना हो जाएगा? देखो, कॉस 5 पाई/36 माइनस आयोटा साइन 5 पाई/36, ये हो जाएगा। और इनका क्या चल रहा है? क्यूब चल रहा है। आप ध्यान से देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं? e⁻आयोटा 5 पाई/36, है ना? और इसको आप क्या लिख सकते हैं? e⁻- आयोटा 5 पाई/36 लिख सकते हैं क्या भाई? बताइए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? है ना? अब आप ध्यान से देखिए, इसके पावर में क्यूब चल रहा है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे? e⁻2 आयोटा 5 पाई/36, और इस पूरे का क्या चल रहा है? क्यूब चल रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली देखो 3 × 6 बनेगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो e⁻आयोटा 5 पाई/6 बन जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये कितना बन जाएगा? कॉस 5 पाई/6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/6, यही बनेगा। अब आप इनकी वैल्यूज तो पता ही होगी, इनको सॉल्व करेंगे तो cos 5 पाई/6 कितना होता है? -√3/2। और ये कितना होता है? आयोटा साइन 5 पाई/6 जो होता है 1/2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो -√3/2 प्लस आयोटा 1/2। चेक कर लें ऑप्शन कौन सा आ रहा है ना? ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन दिख रहा है मुझे। नहीं, थर्ड नहीं है, सॉरी, -3/2 है ना? तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर है। अच्छा क्वेश्चन है ना? मतलब बढ़िया है, थोड़ा सा लेंथी है, करना तो पड़ेगा। यहाँ क्या दे रखा है? लेट y इक्वल्स टू y ऑफ x बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, है ना? और यहाँ से दे रखा है माइनस कॉस एक्स के इक्वल है y पाई इज इक्वल्स टू a dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 5b, देन द ऑर्डर पेयर a कॉमा b। तो मुझे एक बात बताओ, इसको करने का तरीका यही है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना 2 + sin x अपॉन y+1, यहाँ लिखा हुआ है dy बाई dx एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos x। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक्स वालों को एक तरफ ले जाओ, इसको एक तरफ रखो, तो यहाँ dy अपॉन कितना हो जाएगा? y+1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस का cos x अपॉन 2 + sin x, और ये कितना हो जाएगा? dx। और इसको हम क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आपको पता है ये तो कितना बन जाएगा? ln y+1, है ना? इसको इंटीग्रेट करना है आपको भाई, तो ये माइनस का cos x अपॉन 2 + sin x बनेगा इंटू dx। तो आपको यहाँ से क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप 2 + sin x को क्या बना लेंगे? 2 + sin x इज बेसिकली इक्वल्स टू t। तो यहाँ से cos x dx इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा? dt। तो आप इसको वहां प्लेस कर दें। तो उसको भाई, इसको ही सॉल्व कर रहा हूं मैं पहले, है ना? ध्यान से देखिएगा, यहाँ कितना आ जाएगा भाई? यहाँ माइनस तो लगा दो, dt अपॉन t आ जाएगा, यही बनेगा भाई। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ ln t, है ना? और एक यहाँ पर जो है कांस्टेंट आएगा, ठीक। तो यहाँ से आप इसमें लिख दें ln y+1 इज इक्वल्स टू माइनस ln t, और यहाँ लिख दें ln c, है ना? कांस्टेंट तो हमें लगाना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात। अब यहाँ से देखिए, आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? वैल्यूज को पुट करिए। ln y+1
प्लस क्या लिख सकते हैं, ln t को कितना लिख देंगे, 2 प्लस साइन एक्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू ln c। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, देखो m प्लस n का फॉर्मूला बन रहा है ना ये, ln m प्लस n, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस साइन एक्स, तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज इक्वल्स टू c। तो ये आपके पास, आपने इसका एक सोल्यूशन निकाल दिया, ये सोल्यूशन आ चुका है। अब जो जो भी आपको जो है दे रखा है क्वेश्चन में, उसका यूज कर लें। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि y ऑफ पाई इज इक्वल्स टू a, है ना, और यहाँ पर आपको दे रखा है क्या, यहाँ से आपको एक वैल्यू दे रखी है क्या, कि y पाई इज इक्वल्स टू a, और dy बाई dx क्या दे रखा है, एट x इक्वल्स टू पाई इज b। तो इसका यूज ले लेते हैं हम थोड़ा सा, है ना, कैसे यूज करेंगे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ ऐसा बोला है इसने कि भाई y पाई पर जो है ये बन रहा है ना, और x इक्वल्स टू 0 पर इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है ना, क्योंकि देखो है ना, x कोमा वाई ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम एक चीज ले बोल सकते हैं कि जब आपके पास x इक्वल्स टू 0 है तो y की वैल्यू 1 बन रही है, ऐसा ही कुछ बोला हुआ है उसने। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, x इक्वल्स टू 0 प्लेस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम जो है हमारा जो सोल्यूशन था ना उसको ऊपर ले आते हैं, y प्लस 1 इंटू 2 साइन एक्स, यहाँ लिख देते हैं हम y प्लस 1, है ना, और क्या था, 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2, यहाँ के लिखा हुआ है 2 प्लस साइन एक्स दिस इज इक्वल्स टू सी। ये हमारे पास सोल्यूशन है ना। तो यहाँ ऐसा है कि भाई एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू क्या है, 1 है, ठीक है, तो इसमें प्लेस कर देते हैं हम। तो यहाँ जैसे ही आप प्लेस करोगे, देखो x को 0 रखो, y को 1 रखो, तो y को 1 रखोगे तो ये 1 प्लस 1 बनेगा, ये बनेगा 2 इक्वल्स टू c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई है, 4, ठीक है। अब c अगर 4 आ गया तो एक्सप्रेशन किस में रिड्यूस हो जाएगा, y प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन एक्स, तो दिस इज इक्वल्स टू 4, है ना। तो हमने ये एक्सप्रेशन लिख लिया। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है एट x इक्वल्स टू पाई y इज इक्वल्स टू, ये जो लिखा हुआ है ना, देखो इसका मतलब यही है कि आपने x की जगह इसको पुट करा तो a आ गया, तो मतलब x की जगह हम क्या लिखेंगे, एट x इक्वल्स टू पाई y इज इक्वल्स टू a, है ना, ऐसा लिख देते हम, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ जैसे ही आप प्लेस करोगे तो देखो a प्लस 1 इंटू यहाँ 2 आ जाएगा, साइन पाई तो 0 होता ही है, इक्वल्स टू 4, तो a की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी, तो a की वैल्यू 1 आ गई ना। अब उसने आपको एक कंडीशन, अब a की वैल्यू 1 का आ रही है वो देख लो, a कोमा भी पूछा है ना, यानी कि देखो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, b भी निकालेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए आपके पास जो, यहाँ से अगर आप dy बाई डी एक्स निकालने का प्रयास करेंगे तो मुझे एक बात बताओ, 1 प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/2 साइन एक्स, है ना, 4/2 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, 4/2 प्लस साइन एक्स, यही बनेगा। अब यहाँ से आप dy बाई डी एक्स निकालो, तो आप जैसे ही dy बाई डी एक्स निकालोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 2 प्लस साइन एक्स का तो होल स्क्वायर, यहाँ से 2 प्लस साइन एक्स को हम छोड़ देते हैं, है ना, 4 का करेंगे तो 0, माइनस 4 को लिख देते हैं, 2 का 0, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा, cos ऑफ एक्स। तो आप अगर इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो यहाँ से जो dy बाई डी एक्स आएगा, दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4 cos x अपॉन कितना आ जाएगा, 2 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है आपको, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, b की वैल्यू निकालने के लिए कि x इक्वल्स टू पाई पर इसकी वैल्यू b है। मतलब ये जो dy बाई डी एक्स निकाला ना आपने, तो ये dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू पाई किसके इक्वल है, b के इक्वल है, यहाँ प्लेस कर दो। तो यहाँ देखो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -4, यहाँ से cos पाई बनेगा, और अपॉन में 2 प्लस साइन पाई बनेगा, साइन पाई तो 0 होता ही है, और ये इसका स्क्वायर बनेगा, है ना, cos पाई -1 हो ही जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो ऑर्डर पेयर a कॉमा b कितना है, 1,1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंशियल इक्वेशन पे इसी तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा भाई, क्योंकि प्लेन पे क्वेश्चन है। हाँ, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या दे रखा है, यहाँ आपको ऐसा दे रखा है कि द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। तो मुझे बात बताओ, जब प्लेन किसी एक पॉइंट से पास करता है तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं क्या, a इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस सी, सॉरी बी इंटू वाई माइनस कितना, यहाँ पर y -2 बनेगा, ये कितना बनेगा, ये b इंटू वाई -2, है ना, प्लस c इंटू
z-1। ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये इस पॉइंट से पास कर रहा है ना भाई। अब अगर ये इस पॉइंट से पास कर रहा होगा तो हम इसको इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब यहां पर ध्यान से देखिए, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब ये पॉइंट 2,1,2 से पास हो रहा है। अगर ये 2,1,2 से पास हो रहा होगा तो क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 2,1,2 से पास हो रहा होगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक काम करते हैं, जब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना तो हम इसको सेटिस्फाई करा देते हैं इसमें। तो आप जैसे ही सेटिस्फाई करोगे तो एक इक्वेशन निकल करके आएगी। देखो क्या निकल करके आएगी, a इंटू 2-1 प्लस b इंटू 1-2 प्लस c इंटू 2-1 इक्वल्स टू 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, a माइनस बी, है ना, प्लस c इज इक्वल्स टू 0। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर ना एक चीज और दे रखी है। क्या चीज दे रखी है, ध्यान से देखिए कि ये जो प्लेन है ना पैरेलल टू द लाइन, अब ये एक लाइन दे रखी है, ये इस लाइन के पैरेलल है। तो आपको इसका यूज करना पड़ेगा, आपको इससे लाइन लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखेंगे, यहाँ आपको दे रखा है 2x इक्वल्स टू 3y z इक्वल्स टू 1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो इससे लाइन कैसे लिखेंगे, इस x के अपॉन में इसको लेकर के आओ, ये x अपॉन 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू y अपॉन 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, z-1/0। तो ये आपने एक लाइन लिख दी है, लिखिए कि नहीं लिखिए भाई, है ना। अब ध्यान से देखिए, अब अगर, अब मतलब क्या सोचना है ना, सोचने वाली बात है, ध्यान से सोचना है कि अगर ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है, तो चलो मान लो मैं एक प्लेन बनाया, है ना, ये एक लाइन बनाई, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर इस तरफ होगा, प्लेन का डायरेक्शन वेक्टर जो होता है इसके परपेंडिकुलर का वो इस तरफ होता है, यानी कि, तो मैं ऐसा कह दूं कि इस लाइन का जो जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो, और इस लाइन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे, है ना। तो इसका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा, यानी कि जो परपेंडिकुलर है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए बी सी, वही तो लिखे मैंने यहाँ पर, ये रहा। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है भाई, इसके क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3,2,0। तो क्या इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो क्या आप यहाँ से एक और इक्वेशन बना दोगे, 3a प्लस 2b प्लस 0 इंटू सी इज इक्वल टू 0, यानी ये क्या बनेगा, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। बनेगा कि नहीं बनेगा भाई। अब देखिए आपके पास दो लाइंस हो गई है इस तरीके की। अब इनको आपको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज लेते हैं, उसका यूज करते हैं। देखो ए बी और सी को हम यहाँ रख देते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो लिख लो, यहाँ -1, मतलब जो बी के कोफिशिएंट है वो लिख लो, -1 2, है ना। फिर सी के कोफिशिएंट लिख लो 1 0, फिर उसके बाद ए के कोफिशिएंट लिख दो 1 3, फिर उसके बाद बी के लिख दो -1 2। वैसे तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, जो हमें निकालना होता है उसको हम ऐसे ऐसे छुपा लो और फिर बस आग बाकी वालों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो आप जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0, ये -2, यानी कि कितना आ रहा है भाई, ए अपॉन कितना आ जाएगा, -2, है ना भाई। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी के लिए करेंगे तो कितना बनेगा, देखो 3 -0, तो यहाँ 3 आ जाएगा। सी के लिए करेंगे तो कितना आएगा 2, और ये माइनस में आता है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 5। यानी ए बी और सी की वैल्यू आ चुकी भाई। ये अगर इस तरीके से भी आते हैं ना तो आप यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि जैसे मान लो अगर आपने इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल लिया भी सही, तो a इक्वल्स टू -2 के यहाँ रखोगे, b इक्वल्स टू 3 के यहाँ रखोगे, c इक्वल्स टू यहाँ रखोगे, तो k तो कॉमन आकर के 0 चला जाएगा। तो आपको इसको किसी भी पैरामेट्रिक कांस्टेंट के इक्वल लेने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो। तो a की वैल्यू वहां पुट करो भाई, हमने जो प्लेन लिया था, तो प्लेन क्या था हमारा, a इंटू x-1 प्लस b इंटू y-2 प्लस क्या था, प्लस था हमारे पास c इंटू z-1, यही था ना। तो बस इसकी जगह प्लेस कर दो, यहाँ जैसे आप प्लेस करोगे तो ये माइनस का 2 इंटू x-1 बनेगा, प्लस यहाँ 3 इंटू y-2 बनेगा, प्लस ये कितना बनेगा 5 इंटू z-1। इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपके प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, चलो कर देते हैं एक बार। ये कितना बन रहा है भाई, यहाँ बनेगा आपके पास माइनस का 2x, ठीक है। अच्छा इसको इक्वल टू 0 भी तो करो, नहीं करेंगे करना पड़ेगा, माइनस का 2x प्लस का 2, प्लस का 3y कर देते हैं, माइनस का 6 कर देते हैं, प्लस का 5z कर देते हैं, माइनस का 5 कर देते हैं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करो, देखो माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 5z, और ये कितना बन रहा है भाई, ये माइनस का 11 और ये बन रहा है माइनस का 9, दिस इज इक्वल टू 0। अब ऑप्शन चेक करो, तो ऑप्शन में है ऐसा कुछ। अच्छा यहाँ से पूछा है ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। अच्छा अब ये प्लेन कहाँ कहाँ से पास करता है,
तो ठीक है, पहले इसको आप ऐसे लिख लो, माइनस कॉमन ले लो, 3y - 5z + 9। अब बस आपको ये चेक करवाना पड़ेगा भाई कौन पास कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि प्लेन तो हम ले आए ना। तो अब आप ऑप्शन से चेक करवाओ कौन सा प्लेन पास कर रहा है, मतलब कौन सा पॉइंट इस पे पास मतलब सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही तो पास कर रहा होगा। तो हम देख लेते हैं क्या क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो आप देखिए, एक काम करते हैं, ऑप्शन रख के देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 रख के देखते हैं, -201। तो यहाँ देखो, यहाँ -2 है, यहाँ 0 है, और यहाँ -5 × 1 है +9। तो देखो ये कितना बन रहा है, -4 -5 +9। तो क्या 0 हो गया क्या? यानी आप क्या कह दोगे, आपने प्लेन की इक्वेशन निकाली, पॉइंट्स रखे, तो आपको डायरेक्टली पता चल गया कि जो ये है वहां से पास कर रहा होगा। आगे बात समझ में बताइए, क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है कि अल्फा ग्रेटर देन 0 बीटा ग्रेटर देन 0 बी सच दैट alpha cube plus beta square equals to 4 if the maximum value of the term independent of x in the binomial expansion of this is 10k then the value of k। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो कोई बड़ी बात है नहीं। अच्छा यहाँ पर है ना, इस पे माइनस लगा दिया, -1/6 है यहाँ पर, है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो पहले इस एक्सप्रेशन को ओपन करना आना चाहिए, है ना। कैसे ओपन करेंगे, अल्फा एक्स की पावर 1/9 प्लस बीटा एक्स की पावर 1/6 लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है 10। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 CR, है ना। अल्फा एक्स की पावर 1/9 है, और इसकी पावर में क्या है, आर है। यहाँ कितना है, बीटा एक्स की पावर 1 - 1/6 है, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, अच्छा NCR, अच्छा यहाँ पर आएगा, सॉरी इसको सही करो, इसको आप लिखो NCR, ये n-r यानी कि 10 - r आएगा, और यहाँ पर r आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला होता है NCR x की पावर n - r की पावर r, तो हमने वही लगा दिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, देखो 10 CR, यहाँ पर अल्फा की पावर 10 - r बनेगा, तो लिख दो। ठीक है, यहाँ x की पावर कितना बनेगा, 10 - r/9। यहाँ क्या बन रहा है, बीटा की पावर r और x की पावर में -r/6, यही बनेगा भाई, है ना। तो अब आपको करना क्या है भाई, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है कि x आना ही नहीं चाहिए। अब x तभी नहीं आएगा जब उसकी पावर में 0 बनेगा। तो यहाँ देख लो आप, ये x की पावर में कितना बन रहा है, 10 - r, है ना। यहाँ कितना बन जाएगा, अपॉन में 9 -r/6। तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीज 0 हो जानी चाहिए, तभी तो x नहीं आएगा। तो यहाँ से इसको अपन 0 कर देते हैं, तो 10 - r/9 -r/6 = 0। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं भाई, तो कितना आ रहा है एलसीएम में, 36। तो यहाँ 4 आ जाएगा, 10 - r, यहाँ -6 लिख देते हैं, यहाँ पर r = 0। तो ये देखो 40 -4r -6r = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप r निकालोगे तो r की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि r की वैल्यू जब 4 होगी ना, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगी। अब सीधी सी बात, एक चीज जो आपको समझनी है, क्या समझनी है भाई, r की वैल्यू अगर 4 आ चुकी है तो यहाँ प्लेस कर देते हैं। हमारे पास क्या था, चलो इसको ऊपर करते हैं यहाँ। ये क्या लिखा हुआ है, देखो 10 CR है ना, तो यहाँ 10 C4 लिख दो। यहाँ अल्फा की पावर 6 आ जाएगा, यहाँ बीटा की पावर 4 आ जाएगा, और इंडिपेंडेंट हो गया। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपसे किससे पूछिए, तो ऐसा बोला है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जो होगा टर्म, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है, वो 10k की फॉर्म में दे रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अपन को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। अब यहाँ से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए। आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, क्या, अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू 4, ये आपको दे रखा है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, AM इज ग्रेटर देन GM, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, रूट ओवर अल्फा क्यूब और बीटा स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो देखो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, है ना, अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे अल्फा की पावर 6 चाहिए और बीटा की पावर 4 चाहिए। तो ऐसा करने के लिए मुझे ये तो करना जरूरी है, ये तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ से हम एक चीज कर देते हैं, अगर हम स्क्वायर लगाएंगे तो देखो क्या बनेगा, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर। अच्छा काम तो और आसान हो गया, क्योंकि हमें ये चाहिए ना, है ना। तो काम तो और आसान हो जाएगा। देखो कैसे आसान हो जाएगा, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू दे रखी है, तो इसको आप प्लेस कर सकते हो। जैसे ही आप प्लेस करोगे तो देखो 4 का स्क्वायर कितना बनेगा, 16,
है ना। तो यहाँ 6 मतलब 4 का स्क्वायर क्या, पहले इसको 4 ही रख दो, एक काम करो, तो यहाँ 4/2 का होल स्क्वायर बना दो। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा, देखो 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर। अब आपको चाहिए क्या, इनका पावर जो है 6 और 4 चाहिए, तो आप दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यानी कि 16 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा टू पावर 6 बीटा टू पावर 4। यानी जो अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 4 है शुड बी लेस देन इक्वल टू 16, यानी ये वैल्यू या तो 16 होगी या उससे कम, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 16 हो सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम 16 हो जाएगी तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये बन रहा है 10c4 इंटू 16। क्या बन रहा है, 10c4 इंटू 16। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा भैया, है ना। यहाँ से एक काम करते हैं, अच्छा और क्या है, एक चीज और देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 10k की फॉर्म में दे रखी है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, आपको ये दे रखा है। तो मतलब अब मुझे बताओ, अगर r की वैल्यू 4 दी तो मैं ऐसा कह दूं ये t5 है, ये t5 ही तो होगा, dr+1 से अपन ने निकाला है। तो यहां से मैं ऐसा कह सकता हूँ इसको, देखो 10c4 अगर हम निकालेंगे तो t मैक्सिमम, तो 10c4 निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, देखो ये 10 इंटू कितना बनेगा 9 8 7, और ये कितना बनेगा 1 2 3 और इंटू 16। देखो इसकी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, देखो ये 3 3 का 9 और ये बनेगा 2 3 का सॉरी 2 4 का 8। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 4 3 का 12 बनेगा, 7 2 जा 14, और ये कितना बन रहा है, एक बार इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कैलकुलेशन करते हैं, देखो 3 इंटू 4 7 इंटू 16। तो यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 10k की फॉर्म में आएगा, है ना। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो भाई ये लगभग जो है 3360 ऐसा कुछ बनेगा ये, है ना। तो अच्छा यहाँ इंटू में 4 भी है, सॉरी, है ना। तो अगर आप इंटू में 4 निकालेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 2 3 4। हाँ तो ये ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप 10k से इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3360 ऐसा कुछ बनेगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3636 लगभग ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है। तो देखो ऑप्शन में 336, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, मतलब आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जेड दे रखा है, और आपको ये दे रखा है रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर जेड देन द डोमेन ऑफ आर इनवर्स। देखिए सीधी सी बात है, अब एक चीज जो आपको सोच करके चलनी है, ये करनी है कि अगर डोमेन ऑफ आर इनवर्स की बात करिए तो जो आर इनवर्स का डोमेन होगा उसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं क्या, वो एक्चुअल में आर की रेंज होगा भाई, क्योंकि ये उसका इनवर्स फंक्शन है, तो जो इसका डोमेन होगा वो उसका रेंज होगा। तो यहां से एक काम करते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं, ये कितना बनेगा x² अपॉन 8 प्लस 3y² अपॉन 8, दिस इज इक्वल्स टू 1। ऐसे लिख सकते हैं क्या हम इसको, बताइए भाई, है ना। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो आपको क्या दिख रहा है, एक इलिप्स। अगर ये इलिप्स है तो आप यहाँ से बना दो एक इलिप्स। अच्छा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे कितना होगा, अच्छा हाँ ये ऐसा दिख रहा है ना इलिप्स, इसको ऐसे लिख दो, आप इसको थोड़ा और चेंज कर दो, तो ये बनेगा y² अपॉन 8/3 दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये एक इलिप्स आ जाएगा, है ना। अगर ये एक इलिप्स आ गया तो देखो ये वाला जो पॉइंट होगा ये कितना आएगा, 2√2, 0, y को 0 रख दो। ये जो पॉइंट आएगा 0, माइनस का 2√2, इसको ऑप्शन से चेक कर लेना भाई, है ना। ये कितना आएगा, ये निकल के आएगा 0, 8/3। ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, 0, -√8/3, ये निकल कर क्या है। अब देखो इसकी वैल्यू आप चेक करोगे तो यहाँ पर √8/3, है ना, कितना बन रहा है ये भाई, √8 अगर आप निकालोगे तो देखो ये जो चीज निकलेगी ये 1 से तो बड़ी आ रही है। तो अब आप ऑप्शन में चेक करो, क्या ये 2 बन सकता है क्या, देखो 2 तो नहीं बन पाएगा, मतलब 2 को एक्सीड भी नहीं करेगा, यानी कि अगर आप यहाँ से जो इसकी रेंज देखोगे ना वो यहाँ दिख रही है ना, y। तो जो y है वो कहां पर लाई कर रहा है, अगर मैं केवल इसकी रेंज बोलूं तो इसकी जो रेंज होगी ना, वो रेंज कितनी होगी, रेंज आपकी लाई कर रही होगी, देखो यहाँ पर होगी -1 0 और 1, क्योंकि इसके बीच में ही तो है ना भाई, 2 तो आ ही नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उससे तो ये छोटा है ना। तो ये इतना आ रहा है, और यहां से रेंज ही आ गई, तो उसका जो डोमेन आएगा वो डोमेन कितना आ जाएगा, डोमेन इसका ये रेंज का ही होगा,
तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स कितना हो जाएगा, ये -1 0 और 1 हो जाएगा। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, इसको ध्यान से देखो आप, यहाँ से यहाँ तक के बीच में इसकी रेंज उससे ज्यादा है नहीं। अभी बात समझ में, ठीक है। तो क्या हो सकता है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स वुड बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो उसकी रेंज -1 0 और 1 थी, तो बस इसके बीच में आ जाएगी, तो आंसर नंबर 1 आ जाएगा। तो आप केवल ये डायग्राम देख करके सॉल्व कर सकते हो, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है पी ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल, है ना। और इसमें क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 दैट हैज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट, क्या दे रखा है, किस पर है इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, 8, है ना। और क्या दे रखा है इसके अंदर, तो देखो इसको करने का तरीका क्या होगा ना, यहाँ आप इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपको जो है थोड़ा सा डेरिवेटिव्स का आइडिया होना चाहिए। अब वो आइडिया आप कैसे लगाओगे, अगर यहाँ पर x इक्वल्स टू 8 और इस पर इसकी वैल्यू दे रखी है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि डेरिवेटिव में p डैश ऑफ x अगर मैंने निकाला, है ना, तो उसके दो जीरोस हो सकते हैं, एक तो 8 हो सकता है ना, मैक्सिमम वैल्यू 8 एट x इक्वल्स टू 1, है ना, और मिनिमम वैल्यू 4 एट x इक्वल्स टू, यानी कि इसके दो जीरोस हो सकते हैं डेरिवेटिव के, क्योंकि x इक्वल्स टू 2 पर ये 4 बन रहा है और x इक्वल्स टू 1 पर 8 बन रहा है। यानी p डैश ऑफ x को अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, कि सर p डैश ऑफ x कितना हो सकता है, दिस वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, लैम्डा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस, क्योंकि जब x माइनस सॉरी 2, क्योंकि जब आप इनको जीरो करोगे तभी तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकलती है p ऑफ x की। तो इस तरीके से बन जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना बनेगा, लैम्डा, ये कितना बनेगा भाई, x³ बाई 3 -3x² बाई 2 प्लस का 2x, और ये हो जाएगा प्लस का 2, जैसे हो जाएगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, p ऑफ 1 दे रखा है ना, क्या दे रखा है, p ऑफ 1 पर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, तो बस इसका यूज करो, यहां पर लैम्डा आ जाएगा 1/3 -3/2 +2, ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस का c। तो यहां से देखो p ऑफ 1 कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो 8 इक्वल्स टू 5 लैम्डा बाय 6 बन रही है, और ये प्लस c बन रहा है। तो आप, और एक और चीज दे रखी है p ऑफ 2, तो जैसे ही आप p ऑफ 2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, लेमडा, यहां से कितना निकलेगा, देखो 2 का³ बाई 3 -3 इंटू 2 का² बाई 2 प्लस 2 इंटू 2, और यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस का c। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, p ऑफ 2 आपको दे रखा है 4, उसने बोला ना कि x इक्वल्स टू 2 पर जो है लोकल मिनिमम वैल्यू 4 है, तो आपने वो ले लिया। तो यहाँ से 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लेमडा, ये हो जाएगा 8/3 माइनस कितना बनेगा, ये 6 बनेगा, प्लस का 4, और ये प्लस सी। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना बन जाएगा, यहाँ से 4 इक्वल्स टू बन रहा है 2 लैम्डा बाय 3 प्लस सी। आप इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस का 2 और 3 2 6, तो 8 - 2 बन जाएगा 2, सॉरी 8 - 6 कितना बन जाएगा 2, फिर 2 लैम्डा बाय 3। तो मतलब एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं, है ना। तो हम जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे देखो क्या बनेगा ये, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से अगर आप इनको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ लिख देता हूं मैं, ये कितना बन रहा है भाई, 5 लैम्डा प्लस 6c, दिस इज इक्वल्स टू 48। पहली इक्वेशन तो ये आ जाएगी, और दूसरी इक्वेशन कितनी आ जाएगी, 12, और दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 12 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, 2 लैम्डा प्लस 3c, है ना, 2 लैम्डा प्लस 3c। तो अब एक काम करते हैं भाई, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये कितना बनेगा, देखो यहां से बन रहा है ये 4 लैम्डा प्लस कितना बन रहा है भाई, ये 4 लैम्डा बनेगा प्लस का 6c, दिस इज इक्वल टू 24, और एक है 5 लैम्डा प्लस 6c, दिस इज इक्वल टू 48, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, माइनस करो, तो माइनस 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 ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी लैम्डा की वैल्यू तो 24 आ रही है। लैम्डा 24 आ गया तो आप सी भी निकाल सकते हैं, किसी भी वैल्यू में पुट कर दें। तो देखो आप जैसे ही पुट करोगे ना, तो यहाँ से सी की वैल्यू मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, सी की वैल्यू आएगी -12, किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दो, ठीक है। तो यहाँ से p ऑफ x कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 24, क्यों, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 24 है यहाँ लगती है, ये कितना हो जाएगा x³ अपॉन 3 -3x² अपॉन 2
प्लस का 2x और यहाँ c कितना आ जाएगा माइनस का 12। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपको निकालना है, क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि p ऑफ जीरो कितना होगा, तो आप p ऑफ जीरो निकाल लें। तो आप जैसे ही p ऑफ जीरो निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस का 12। तो ऑप्शन में देखो -12 है, यस, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए, आज के जो सेशन में था, हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे। अगले सेशन में फिर से हम डिस्कशन करेंगे 10 क्वेश्चन का। तो ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रहेगी। जेई मेंस जो आपका अप्रैल अटेम्प्ट है, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन में आइए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाइए ताकि सबको इससे फायदा मिल सके। ठीक है, चलिए, बाय बाय।